चतुर्भुज के बारे में हम काफी जानकारी जान चुके हैं। अब अपन समझते हैं, आगे की जानकारी लेते हैं हम वृत्त से। ठीक है, तो वृत्त के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त यानी कि सर्कल, इसके बारे में जानते हैं। एक तल पर स्थित असंख्य बिंदुओं का समूह जो तल में स्थित एक ही बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तल में स्थित एक ही बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है। समझ में आया? क्या परिभाषा मैंने आपको बताई है? वृत्त की परिभाषा क्या हो गई? असंख्य बिंदुओं का समूह, एक ही तल में स्थित असंख्य बिंदुओं का समूह जो उस तल में स्थित एक ही बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। मैं एक बार परिभाषा और बोल देता हूं, समझ लीजिए। वृत्त क्या होता है? एक ही तल में स्थित असंख्य बिंदुओं का समूह जो तल में स्थित एक ही बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब वृत्त के कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। वृत्त में क्या क्या होता है? तो जो ये बिंदु की बात हो रही है, बिंदु कहलाता है आपका केंद्र यानी कि सेंटर। क्या कहलाता है? केंद्र यानी कि सेंटर। और ये जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है, जो बाहर आपको एक गोल जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आकृति ये कहलाती है आपकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस। ठीक, इस केंद्र से परिधि तक, इस केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, इस केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, वो कहलाती है आपकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। क्या कहलाती है आपकी? वो त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाती है। ठीक है, और समझेंगे। दूसरा चित्र बना देता हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। परिधि के एक सिरे से परिधि के दूसरे सिरे, परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा है, ये कहलाती है आपकी जीवा यानी कि कॉर्ड कहलाती है। जीवा यानी कि कॉर्ड, CORD। यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरे, यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरे, तो हम इसको क्या कहते हैं? व्यास यानी कि डायमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास यानी कि डायमीटर कहते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, या त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्या मिलता है? व्यास मिलता है। कैसे? अभी हमने पढ़ा था कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की एक दूरी तो ये हो गई, ये त्रिज्या हो गई एक। इसी तरीके से यहां से यहां तक की त्रिज्या एक त्रिज्या हो गई ये। तो मैं यहां से यहां तक की दूरी की बात करूं तो ये दोनों काउंट करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो आर 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 कितने हो जाएंगे? 2R। तो व्यास क्या होता है आपका? 2 त्रिज्या के बराबर होता है, 2 गुणा त्रिज्या के बराबर होता है। क्लियर? तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया? वृत्त में केंद्र, ठीक, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये जो गोल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी एरिया, ये क्या कहलाता है? आपका परिधि यानी बाहरी बाउंड्री जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? परिधि। ठीक, परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी कहलाती है जीवा। ठीक, और वही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरे तो वो कहलाती है आपका व्यास। तो यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्लियर? चलिए और समझते हैं। इसमें मुझे कोई वृत्त दिया गया है और ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र से एक त्रिज्या ये आ गई और एक त्रिज्या ये आ गई, ठीक है।
यानी दो त्रिज्याओं के द्वारा परिधि पर जो दूरी बनेगी, ये वाली जो दूरी बनेगी, ये कहलाती है आपकी चाप यानी कि आर्क। क्या कहलाती है? आपकी चाप यानी कि आर्क कहलाती है। और ये जो दो त्रिज्याओं के बीच में और चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, यानी कि मैं बोलूं तो आपने पिज्जा देखा है, पिज्जा का अपन एक टुकड़ा लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, तो वो जो टुकड़ा है, देखो पिज्जा का टुकड़ा ही तो है, तो ये जो टुकड़ा है ये कहलाता है आपका त्रिज्यखंड, एरिया, वो यानी कि सेक्टर। ठीक है, और इसके अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर हम पूरे सर्किल की बात करें, पूरे सर्किल को लेके चले तो वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें और जानकारी समझेंगे तो अगली जो जानकारी है आपके वृत्तखंड, तो इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दो होते हैं। ठीक है, ये ए भी है और ये भी है। ठीक, तो ये वाला जो बनना है, एक छोटा सा हिस्सा जो बनना है, ये बनता है आपका लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा हिस्सा बनना है ये कहलाता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कीजिए जरा। देखिए, अपन ने इनके बारे में जानकारी तो ले ली, एक बार इनकी परिभाषा के रूप में भी हम इनको लिख लेते हैं। मैं आराम से बोलता रहता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की परिभाषा की, यानी कि सर्किल की। सबसे पहले हम किसको बात कर रहे हैं? सर्किल की। ये मैं थोड़ा सा साइड से मिटा देता हूं, मालूम तो आपको पड़ ही गया है कि कौन सी चीज क्या होती है, फिर भी जरूरत के हिसाब से आपको एक बार और बना देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वृत्त की परिभाषा की, यानी कि सर्किल की। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्किल। तो सर्किल के लिए परिभाषा लिखेंगे। मैंने अभी बोला था कि एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित बिंदुओं का समूह, एक ही तल में स्थित बिंदुओं का समूह जो तल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, जो तल में स्थित एक ही बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, क्लियर? या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त वह आकृति है, वृत्त वह आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके तल में स्थित, उसके तल में स्थित या लिए गए बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। क्लियर? वृत्त की परिभाषा समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं हम केंद्र पर। केंद्र यानी कि सेंटर, केंद्र यानी कि सेंटर, CENTRE, सेंटर। तो सेंटर की बात करें तो देखो, सर्किल तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सर्किल है। सेंटर की बात करें तो सेंटर होता ही है, इसी को ही तो सेंटर बोलेंगे। तो सेंटर की परिभाषा देखेंगे, जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींची जाती है, जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींची जाती है उसे केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींची जाती है उसे केंद्र कहते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो इस चित्र में केंद्र कौन है? O है। O नाम दे दूं मैं, P नाम दे दूं, A नाम दे दूं, कोई सा नाम दे दूं, जो अंदर वाला ये जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो दिए गए चित्र में केंद्र कौन है? O है। ठीक, केंद्र के बाद आता है
आपकी परिधि, सरकमफ्रेंस। क्या आती है आपकी परिधि, CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस। CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं अपन। तो सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी कि परिधि की अगर हम बात करें, तो परिधि कौन सा होगा, जो बाहर की जो बाउंड्री होगी वही तो परिधि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कैसे होगी, देखेंगे जरा, समझेंगे। वृत्त का संपूर्ण घेरा, वृत्त का संपूर्ण घेरा क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। और अच्छा सा एग्जांपल है, आप जो हाथों में कड़े पहनते हैं, अगर भैयाओं की बात करें तो वो कड़े पहनते हैं, और दीदियों की बात करें तो जो चूड़ियां पहनती हैं या कड़े, उनके भी जो कड़े पहनते हैं, तो वो जो डिजाइन है चूड़ी या कड़े का जो डिजाइन है वो आपका क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है। इसके बाद परिधि के बाद आते हैं हम अर्धव्यास या त्रिज्या की बात करते हैं। अर्धव्यास या त्रिज्या, इसको रेडियस भी बोलते हैं, रेडियस, RAD, ये क्या लिख दिया मैंने, RADIUS, रेडियस। ठीक है। अर्धव्यास या रेडियस। तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो अभी मैंने जब अपने रेडियस मैंने यहां पर बताया था कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, आपका त्रिज्या कहलाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, केंद्र से परिधि तक की जो निश्चित दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। एक तो ये होता है। दूसरी देखें, वह समान दूरी, वह समान दूरी जो केंद्र से परिधि पर स्थित, जो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच होती है, त्रिज्या कहलाती है। बाहर से देखें, थोड़ा सा बड़ा में कर दिया कि वह समान दूरी, त्रिज्या कैसी होती है, समान ही तो होती है, चाहे कितनी भी ले ले समान होगी। केंद्र से, यानी कि वह समान दूरी जो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच में जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और चित्र में अगर मैं बात करूं तो ये आपका केंद्र है, ये आपकी परिधि तक यानी कि एक बिंदु तक की जो जानकारी हो गई, ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसको दर्शाते कैसे, स्मॉल आर से। क्लियर। इसके बाद आप समझते हैं चाप। चाप को समझे तो चाप, जिसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क, ARC, आर्क, चाप। इसकी परिभाषा को समझेंगे। चाप पहले भी आपको चित्र में समझाया था कि केंद्र से ये दो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं के द्वारा जो परिधि पर ये जो दूरी बनाई जा रही है, परिधि पर ये जो दूरी बनाई जा रही है, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं, इसको O नाम दे देता हूं। तो ये जो दूरी बनाई जा रही है AB, यही तो है, ये जो दूरी बनाई जा रही है ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी चाप कहलाती है। और दर्शाते कैसे, एक चंद्राकार आकृति बना के। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा बनाए, मैं बता तो आपको चुका ही हूं कि दो त्रिज्याओं के बीच की निश्चित दूरी, परिधि पर निश्चित दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाप कहलाती है। तो इसको परिभाषा के रूप में देखें अपन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे परिधि पर स्थित, परिधि पर स्थित त्रिज्याओं के द्वारा, परिधि पर स्थित त्रिज्याओं के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ऐसे समझ लीजिए, तो ऐसे सुन लीजिए, परिधि पर स्थित त्रिज्याओं के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाती है।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इसको दर्शाते कैसे हैं? ए बी जो भी है और एक चंद्राकार आकृति बनाते हैं, उससे हम दर्शाते हैं कि यह आपका चाप है। क्लियर? नोट के लिए, ये आपने सभी ने नोट तो कर लिया होगा। इसके बाद आगे की जानकारी देखेंगे, मैं बैठा देता हूं तब तक। जीवा यानी कि कोर, CHORD कोर, जीवा। बताता हूं आपको यूं कि पर्दी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, चित्र भी बना देता हूं, आपको रिमाइंडर हो जाएगा इससे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। यहां पर जीवा कौन है? ए बी। ठीक, क्लियर है? ठीक, परिभाषा की बात करेंगे तो जो अपन ने बोला था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि पर्दी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक है, पर्दी पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी में मैंने आपको बता दिया था, व्यास के बारे में जानकारी मैंने इसी में दे दी थी, लेकिन व्यास के लिए अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद अपन समझते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। इनकी बात करते हैं। तो वृत्तखंड होता कैसा है? मैंने अभी आपको दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड बताए थे, तो उन्हीं के लिए बात हो रही है। ये हो गया वृत्तखंड। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया। ठीक है, मैंने आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आपको अलग अलग जानकारी समझाई थी। तो ये है तो किसके? वृत्तखंड की पार्ट है। तो वृत्तखंड की परिभाषा समझते हैं कि पहले वृत्तखंड की परिभाषा होती क्या है। तो वृत्तखंड की परिभाषा ऐसा कुछ है कि जीवा के द्वारा, देखो जीवा ही तो, जीवा के द्वारा वृत्त को, जीवा के द्वारा वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है और ये भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। और ये भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृत्तखंड यानी वृत्त जो खंडित हो। ठीक है, तो वृत्तखंड कहलाते हैं। अब इस वृत्तखंड के नाम अलग अलग है। तो जो छोटा वाला हिस्सा है, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कहलाता है आपका लघु वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? आपका लघु वृत्तखंड कहलाता है। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये जो पूरा बड़ा वाला हिस्सा है, ये कहलाता है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट जानकारी समझेंगे, व्यास। समझ तो हम पहले चुके थे कि त्रिज्या से दुगना होता है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये तो अपन ने जानकारी पहले ले ली थी। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसी है कुछ कि केंद्र से गुजरने वाली जीवा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। केंद्र से
गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक, केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। व्यास हमेशा त्रिज्या से दुगना होता है। व्यास हमेशा क्या होता है? त्रिज्या से दुगना होता है। क्लियर? चलो नोट करेंगे इसको। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा वृत्त जो आधा हो। तो आधा वृत्त तो ऐसा कुछ दिखाई देगा भैया, इसी को ही तो बोलोगे आप अर्धवृत्त। क्लियर? क्लियर? तो परिभाषा की बात करें तो वृत्त का आधा हिस्सा ये बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसी है कुछ कि वृत्त के व्यास से बना वृत्तखंड, वृत्त के व्यास से बना वृत्तखंड अर्धवृत्त कहलाता है। देखो व्यास से ही तो बनेगा ही, वृत्त के व्यास से बना वृत्तखंड क्या कहलाएगा आपका? वृत्त के व्यास से बना वृत्तखंड क्या कहलाता है? अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहलाता है। इसके बाद जानकारी आती है अपनी त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड, सेक्टर, सेक्टर, त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं हम, सेक्टर की। यानी कि ये गोल पिज्जा है, उस गोल पिज्जे का हमने एक पीस उठा लिया है, वो पीस हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पिज्जा वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है आपका? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, ए ओ बी नाम दे देता हूं मैं, ए ओ बी हो जाएंगे। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसे कुछ है कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्र, दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। समझेंगे, दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम इसमें आप क्या रह गया? स्पर्श रेखाएं बनेंगी। चलो कर दी। इसके बाद इसमें स्पर्श रेखाएं, छेदन रेखाएं, अब इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पर्श रेखा कौन सी होगी? ठीक है, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं शायद टेंजेंट बोलते हैं, TANGENT, टेंजेंट। स्पर्श रेखा, तो ये कोई वृत्त है, इस वृत्त को छूती हुई कोई रेखा अगर गुजरे तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये कोई रेखा है जो इसको टच करती हुई निकल रही है, ये क्या कहला रही है? आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये रेखा L है और किसी वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है? आपकी टेंजेंट होती है। ठीक है, अब हमारे स्पर्श रेखा पे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। स्पर्श रेखा पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि एक बिंदु यानी कि एक
बिंदु से होकर गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, या दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखा होती हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपकी। ठीक है, तो उनको भी हम यही समझ लेते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, यही समझते हैं। चल, तो स्पर्श रेखाओं की बात चल रही है, तो मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा जा रही है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, इसी में एक नाम आता है आपका स्पर्श बिंदु। क्या नाम आता है आपका, स्पर्श बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट। तो इसी में आपको समझ लीजिए कि रेखा जिस बिंदु पर, यानी कि वृत्त के जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श कर रही है वो बिंदु ही क्या कहलाएगा, आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं, कि जिस बिंदु पर वो रेखा स्पर्श कर रही है वो क्या कहलाती है, आपका स्पर्श बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, प्रश्न यह है जो आपको बताना है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो उत्तर दिया जाएगा वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैं नोट कर लीजिए। इसके बाद आती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि छेदन रेखा। इंग्लिश में इसका नाम सेंट बोलते हैं शायद, SCAENTS, SCAENTS, सेंट, स्कैनसेट, सॉरी स्कैनसेट, SECANTS, शायद यही है ना। तो छेदन रेखा को बोलते हैं सीकेंट, बोलते हैं सीकेंट। तो छेदन रेखा यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा सीकेंट, तो ये होता है आपका एक कोई वृत्त है, एक वृत्त को चीरती हुई रेखा कोई जाए, यानी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई कोई रेखा अगर ये जा रही है, ये आपकी कैसी कहलाती है, छेदन रेखा या सीकेंट रेखा, सीकेंट लाइन कहलाती है। ठीक है, ए बिंदु पर या बी बिंदु पर काट रही है रेखा जो भी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके इन सर्किल और सर्कम सर्किल, यानी कि अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त। तो अंतर्वृत्त जो अंदर बने हो, किसी आकृति के अंदर बने हो, और बाह्यवृत्त उस आकृति के बाहर बने हो। जैसे मेरे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो ये आपका इन सर्किल कहलाएगा, और इस त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो ये आपका सर्कम सर्किल कहलाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, इस चतुर्भुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ है वो इन सर्किल कहलाएगा, और इस चतुर्भुज के बाहर जो बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, बाह्यवृत्त यानी कि सर्कम सर्किल कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब और आप जानकारी लेते हैं और कुछ क्वेश्चनों से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। चलिए देखेंगे। तो स्पर्श रेखाओं पे रिलेटेड मैंने अभी आपसे पूछा था कि एक वृत्त से संबंध, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मेरे पास एक वृत्त है, ठीक। अब वृत्त पर तो असंख्य बिंदु होते हैं, हो सकता है स्पर्श रेखा ये हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो, ये हो, कितनी भी खींच सकता हूं मैं, कोई काउंटिंग नहीं है। बताइए कितनी भी खींच सकते हम। तो एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है।
एक वृत्त पर कितनी असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, आपके पास दो वृत्त हो, वो सकेंद्रीय हो यानी जिनके केंद्र एक जैसे हो या अलग अलग केंद्र वाले हों, और आपसे पूछा जाए कि कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, आपके पास कोई दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ये दो वृत्त है, ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं, अलग अलग है। एक दूसरे को, ऐसे दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो, एक स्पर्श रेखा तो ये खींची जा सकती है, सॉरी स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है, छेदन रेखाओं की, प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात नहीं हो रही है। एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। तो कोई दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हो, यानी कि दो अलग अलग केंद्र वाले वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उनसे, उन दोनों से होकर गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? 4 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद दो वृत्त हैं और दोनों की दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, केंद्र इनके भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब हमसे पूछा जाए, बताइए कितनी स्पर्श रेखाएं गुजरेंगी? तो देखो, एक तो ये गुजर सकती है दोनों से होती हुई, और एक ये गुजर सकती है। क्या और कोई रेखा गुजर सकती है? बताइए, एक ही तो होगी। चलिए, अगली स्थिति है कि आपके पास वृत्त ऐसे हैं जो अंतः स्पर्श कर रहे हैं। एक तो बाह्य स्पर्श करने वाले हो गए, अब अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं। कैसे? ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, ठीक, एक ये केंद्र है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी जो दोनों को संतुष्ट कर रही होगी। क्लियर? और सकेंद्रीय हो, जिनके केंद्रीय एक जैसे हो, क्या उनकी कोई स्पर्श रेखा होगी? नहीं होगी। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट जानकारी समझेंगे। अब आते हैं मुद्दे वाले क्वेश्चनों पे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जानकारी लेते हैं और उनसे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन भी करते हैं। तो पहली जानकारी है, पहले जो अपने पास जानकारी वो ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। इससे रिलेटेड अपने पास काफी क्वेश्चन आते हैं। ए बी दो रेखाएं हैं, वृत्त का केंद्र O है, लंब डाला गया है OM, तो ये जीवा को क्या करता है? दो समान भागों में विभाजित करता है। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। यानी कि मैं बोलूं कि AM बराबर होगा BM के। ठीक है, यदि OM लंब है AB पर, तो हम लिख सकते हैं कि AM बराबर होगा BM के। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हम इसका प्रयोग आखिर करते कैसे हैं। तो देखेंगे, नोट करेंगे इसको, फिर अपन इसका क्वेश्चन लेते हैं। लीजिए जरा, पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई होगी ठीक। तो प्रश्न को समझेंगे। ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा हो गुजर रही है, ये लो जीवा बना देता हूं मैं। ये आपका केंद्र हो गया वृत्त का 5 सेंटीमीटर का, और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी ये आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो जीवा ए बी है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये ओ हो गया, इसको नाम मैं दे देता हूं। हमें मालूम है कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। तो मुझे अगर यहां से यहां तक की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो जितनी वैल्यू यहां की होगी उतनी यहां की होगी, तो मैं उस हिस्से को डबल करके इस पूरे की वैल्यू बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हमें मालूम है कि ये लंब होता है 90 डिग्री बनता है। अब अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब आपका पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार AM और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही तो वैल्यू होती है। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, इधर लाइए माइनस का आ जाएगा, AM का वर्ग 16, इसका हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा बराबर AM। तो AM का मान कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। भैया जब ये वैल्यू अगर 4 की है तो ये भी कितने की होगी 4 की। तो जीवा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले से रिलेटेड ही है। 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB 48 सेंटीमीटर है। यदि OD लंब है AB के तो लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे पास एक वृत्त है जिसमें AB एक जीवा है, केंद्र भी दिया गया है, ठीक है, और OD लंब है AB पर, ठीक, इतनी जानकारी दी गई है। और त्रिज्या मुझे जो दी गई है, त्रिज्या तो यही होगी, कितनी दी गई है आपको 26 सेंटीमीटर की। पूरी भुजा AB का मान दिया गया है मेरे पास कितना 48 सेंटीमीटर पूरी भुजा का मान है, और मुझसे OD की लंबाई पूछी जा रही है कि आखिर OD है कितनी का, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ रखा है कि OD जो है यानी कि अगर केंद्र से जीवा तक की जो दूरी होती है यानी कि जो लंब होता है वो जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। तो 48 की पूरी जीवा है तो 24 की 2 हिस्से होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे पास अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बनना है आपका समकोण त्रिभुज बनना है। आधार अपने पास है ही, कर्ण अपने पास है ही, लंब की वैल्यू तो निकालनी है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा। चलो तो मुझे खाली लंब की वैल्यू निकालनी है यानी कि OD की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। कर्ण कितना दिया आपको 26 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, तो भाई 26 का वर्ग कितना होता है 576। कंफर्म है, वाह वेरी गुड। 25 का 625 होता है तो 26 का कितना होगा
676 नहीं होगा, तो हम इसको बोला था। क्लियर? जब 25 का 625 होता है भैया, 576 तो 24 का होता है, 26 का तो 676 होता है, 24 का कितना होगा 576। आगे लाए, चलिए 676 में से 576 जाएंगे तो कितना आएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो 10। तो इस लंब की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर का ये होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं।